अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। 17 रुकनी स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया गया है और मेरे ख्याल से जब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलनी शुरू की है तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई मेगा इवेंट आ रहा है और उस स्क्वाड का हिस्सा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं है। जिस वक्त स्क्वाड अनाउंस हो रहा था तो मैंने वहाँ पर जो कमेंट सेक्शन था वहाँ पर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के ऊपर फैंस की तरफ से खुली तनकीद होते हुए देखी है। और ख़ास तौर पर ये जो तनकीद थी ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के स्क्वाड में ना होने के ऊपर थी। इतना सख्त रिएक्शन फैंस की तरफ से सामने आया है बाबर और रिजवान के ना होने के ऊपर। इसकी पहले से यानी कि हमें भी उम्मीद थी और ख़ास तौर पर मैनेजमेंट को भी एनालिसिस होता है कि अगर ये दोनों प्लेयर जो कि इस वक्त की प्लेयर कंसीडर किए जाते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट एरा के अंदर, अगर ये स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे तो फैंस की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। बहरहाल 17 रुकनी स्क्वाड जो अनाउंस किया गया है इसके थोड़े से स्टैट्स हम लोगों ने निकाले हैं, उसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। पहले स्क्वाड आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनके स्टैट्स जो हैं वो भी आपके सामने रखेंगे और जौन से प्लेयर इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है जिनके वजह से इस मैनेजमेंट के ऊपर तनकीद हो रही है, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर तनकीद हो रही है, उनके भी स्टैट्स आपके साथ इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। और फिर आपके साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या ये स्क्वाड जो है इसके अंदर इतना तप्पड़ है, इतनी इसका यानी कि मोराल है कि ये एशिया कप जैसे इवेंट के अंदर इंडिया जैसी टीम के साथ, श्रीलंका जैसी टीम के साथ, अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ फाइट कर सकता है। जी हाँ, तो चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको पहले स्क्वाड में एक दफ़ा दोबारा पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद इंडिविजुअली तौर के ऊपर प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज है इसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि सलमान अली आगा कैप्टन हैं, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद खारिस विकेट कीपर, उसके बाद मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम। जी हाँ दोस्तों, तो ये स्क्वाड है। इस स्क्वाड के अंदर अगर मैं टोटली बात करूं तो 4 प्रॉपर बल्लेबाज हैं, 5 बॉलर्स हैं और बाकी का पूरा स्क्वाड जो है वो ऑलराउंडर्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स के ऊपर पाकिस्तान टीम का डिपेंड होना ये मेरे ख्याल से आने वाले वक्त के लिए कितना फ्रूटफुल होगा ये अब आपको एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर जो है चीज़ें सामने आएंगी। तो स्क्वाड के ऊपर इंडिविजुअली तौर के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे कप्तान सलमान अली आगा। जी हाँ, सलमान अली आगा की हम एज अ बैटर अगर स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करें तो इनका स्ट्राइक रेट है 115 का। जी हाँ, सलमान अली आगा का जो स्ट्राइक रेट है वो 115 का है, जबकि अगर इनकी हम एवरेज की बात करें सलमान अली आगा की तो 27 की एवरेज है। और यानी कि बाबर आजम के हवाले से ये बहुत ज़्यादा तनकीद होती है कि भाई इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 115 का है और इनको स्क्वाड के अंदर जो है वो जगह क्यों मिल रही है। तो दोस्तों, इसके अंदर सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर नहीं है, उनकी एज ए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यानी कि जब पाकिस्तान टीम को ज़रूरत हुई है तो सलमान अली आगा जो है वो आपको क्रीज के ऊपर यानी कि खड़े हुए नज़र आए हैं। और सबसे अहम चीज़ कि स्ट्राइक रोटेशन इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, यानी कि ये स्ट्राइक रोटेट करते हैं। अक्सर आपने देखा कि विराट कोहली यानी कि बेशक वो T20 के अंदर रन्स नहीं इन्होंने करते थे लेकिन स्ट्राइक रोटेट करते थे और फिर एंड के अंदर जाकर वो पूरी अपनी एवरेज और रन रेट के हिसाब से जो है अपनी एवरेज को जो था वो बेहतर कर जाते थे। तो ये सलमान अली आगा को इस वजह से स्क्वाड का हिस्सा और शायद वो कप्तान भी हैं, ये एक बहुत बड़ा जो मेन चीज़ है। और अगर एज अ बॉलर मैं अगर सलमान अली आगा की सिर्फ और सिर्फ एवरेज की बात करूँ तो 23.5 की एवरेज है, 7.83 की इकॉनमी है और स्ट्राइक रेट इनका 18 का है। तो सलमान अली आगा जो है वो बिंगा कैप्टन पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का हिस्सा है। दूसरे नंबर पर आते हैं साइम अयूब। साइम अयूब की अगर हम बात करें तो इनका स्ट्राइक रेट 137 का है, एवरेज 22 की है
और बीइंग अ बॉलर इनकी एवरेज 30 की है, इनका स्ट्राइक रेट 23 का है और 7.86 की इकॉनमी है साइम अयूब की। अब आते हैं फ़खर जमान। फ़खर जमान का जो स्ट्राइक रेट है वो इस 131 का है, 22 की एवरेज है। तो फ़खर जमान की इंजरी के हवाले से भी सामने आ रही थी चीज़ें, लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि सब अच्छी खबरें हैं फ़खर जमान को लेकर। कुछ टेस्ट हैं, वो टेस्ट अगर रिक्वायरमेंट होंगे तो वो किए जाएंगे, नहीं तो एशिया कप के अंदर फ़खर जमान आपको इन फॉर्म नज़र आएंगे। उसके बाद आते हैं हसन नवाज़। अच्छा, इस पूरे इस वक्त की रोल के अंदर सबसे जो तगड़ा जो स्ट्राइक रेट है ना वो हसन नवाज़ का है। 175 का स्ट्राइक रेट है और 28 की एवरेज है हसन नवाज़ की। अल्लाह ना करे इनको कोई नज़र शज़र लगे, जिस तरह ये चल रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है फॉर्म के साथ चल रहे हैं और पाकिस्तान टीम को 6ठे नंबर के ऊपर, बल्कि किसी भी नंबर के ऊपर हसन नवाज़ को भेज दें, अभी तक अल्लाह का शुक्र है इन्होंने नाउमीद नहीं किया। उसके बाद आते हैं मोहम्मद हारिस, ये विकेट कीपर बैट्समैन हैं। 144 का स्ट्राइक रेट है, 18.6 की एवरेज है। अब आते हैं साहिबजादा फरहान, 127 का स्ट्राइक रेट है, 21 की एवरेज है साहिबजादा फरहान की। अब आते हैं दोस्तों ज़रा बॉलिंग मैटर्स के अंदर, जहाँ पर आपके स्पिनर्स भी हैं, जहाँ पे आपके फास्ट बॉलर्स भी हैं और सबसे अहम चीज़ आपके ऑलराउंडर्स भी इसके अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर नंबर 1 के ऊपर जो बॉलर बॉलिंग में नाम आता है वो आता है सुफियान मुकीम का। सुफियान मुकीम की एज अ बॉलर 11.9 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 12 का है, 4.91 की इकॉनमी है। मैंने जिसका स्टैट्स निकाले तो ये वाइड बॉलर था जिसकी T20 के अंदर इकॉनमी 5 से नीचे थी, 5 से नीचे थी। आपको बताऊं कि जब T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ बुमराह जो थे वो ऐसे बॉलर थे कि जिनकी इकॉनमी 5 थी। आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान की जो जिसको हम लीथल बॉलिंग अटैक कहते हैं, जिसके अंदर नसीम, शाहीन और हारिस थे, 7 की इकॉनमी थी इनकी। आप अंदाज़ा लगाएं कि सॉरी सुफियान मुकीम की इकॉनमी 4.9 की है। इट्स वेरी गुड। उसके बाद आते हैं इब्रार अहमद। इब्रार अहमद की एवरेज है 21 की, 16 का स्ट्राइक रेट है, 7.9 की इकॉनमी है। उसके बाद आते हैं फ़हीम अशरफ। अच्छा, फ़हीम अशरफ को हम एज आ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो है वो कंसीडर करते हैं। स्ट्राइक रेट इनका 133 का है, 13 की एवरेज है और अगर एज अ बॉलर इनकी बात करें तो 27 की एवरेज है, 21 का स्ट्राइक रेट है, 7.73 की इकॉनमी है। उसके बाद आते हैं हारिस रऊफ़ के ऊपर। हारिस रऊफ़ एज अ बॉलर 21 की एवरेज है, 15 का स्ट्राइक रेट है, 8.30 की इकॉनमी है। उसके बाद हसन अली के ऊपर आते हैं। हसन अली की 23 की एवरेज है, 16 का स्ट्राइक रेट है, 8.65 की इकॉनमी है। खुशदिल शाह और सॉरी हुसैन तलत। अच्छा, हुसैन तलत को भी हम एज आ बैटिंग ऑलराउंडर जो है वो कंसीडर करते हैं, मीडियम पेसर बॉलर हैं। जी हाँ, हुसैन तलत का स्ट्राइक रेट 117 का है, 23 की एवरेज है और बीइंग अ बॉलर 18 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट इनका जो है वो 10 का है और 10 ही की इकॉनमी है हुसैन तलत की। मोस्ट प्रॉबली मुझे नहीं लगता कि हुसैन तलत पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे। अगर कोई इंजरी वगैरह कोई चीज़ सामने आती है किसी बॉलर की, किसी बैटर की, तो फिर आप जो है हुसैन तलत को जो है वो ट्राई आउट कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग रूम शेयर करने की हद तक हुसैन तलत पार्ट होंगे। उसके बाद आते हैं खुशदिल शाह। इनका स्ट्राइक रेट 104 का है, 104 का स्ट्राइक रेट है, T20 स्क्वाड का हिस्सा है। मुझे समझ नहीं आती अगर आप इनका कंपैरिजन करें एज़ कंपेयर बाबर और रिजवान, तो मेरे ख्याल से इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन इनकी जो बॉलिंग ऑलराउंडरिंग यानी कि स्पिन ऑलराउंडर के ऊपर इनकी रिक्वायरमेंट है और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर शायद शादाब होते तो फिर तो शायद नवाज़ भी ना होते, फिर भी इनकी जगह बनती थी, क्योंकि हमने इनको चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर भी ट्राई आउट किया है और यानी कि बाकी फॉर्मेट के अंदर जो है हमने इनको ट्राई आउट किया और शारजा जैसी पिच के ऊपर खुशदिल शाह मेरे ख्याल से एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिनर ऑलराउंडर हमारी रिक्वायरमेंट ज़रूर है। अच्छा, अगर इनकी बात करें 21 की एवरेज है बॉलर, स्ट्राइक रेट इनका 18 का, 7 की इनकी इकॉनमी है। अब आते हैं मोहम्मद नवाज़ के ऊपर, मेरा मैच विनिंग प्लेयर। कप्तान चले गए हैं, मैच विनिंग प्लेयर स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। मोहम्मद नवाज़ 132 का स्ट्राइक रेट है, 16 की एवरेज है, बीइंग अ बैटर और बीइंग अ बॉलर इनका 24 की एवरेज है, 20 का स्ट्राइक रेट है, 7.29 की इकॉनमी है मोहम्मद नवाज़ की। अब आते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर। अच्छा, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी 2-4 नामों पर हुई है।
वो मैं ये स्टैट्स डिस्कस कर लूँ, जिसके अंदर एक नाम मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं। इन्होंने 2023 वर्ल्ड कप के अंदर, हम इनको शैम्पू बॉय कहते थे, हम कहते थे रन्स पड़ेंगे ये होगा, लेकिन उस वक्त ये जो हमारा लीथल बॉलिंग अटैक है ना, इससे सबसे ज़्यादा टॉप क्लास की बॉलिंग की थी मोहम्मद वसीम जूनियर ने। और मेरे ख्याल से इस वक्त ये इस स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर बनने चाहिए थे, और मुझे बड़ी खुशी हुई है वसीम जूनियर के आने की। वसीम जूनियर 86 का इनका स्ट्राइक रेट एज अ बैटर, 11 की एवरेज है, 2-4 छक्के ये लगा लेते हैं, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद 20 की एवरेज है, 15 का स्ट्राइक रेट है, और 8.14 की इनकी इकॉनमी है इनटू T20। अब आते हैं सलमान मिर्ज़ा। जी हाँ, अच्छा, जैसे मैंने सुफियान मुकीम की बात की थी ना, सेम एज लाइक सलमान मिर्ज़ा इन T20 फॉर्मेट इनकी 8 की एवरेज है, 9.8 का स्ट्राइक रेट है, 5.21 की इनकी इकॉनमी है। किसकी? सलमान मिर्ज़ा की। और मुझे लगता है कि जिस प्लेइंग 11 के अंदर सलमान मिर्ज़ा और शाहीन अफरीदी दोनों बॉल कर रहे होंगे ना, तो वाव मूवमेंट होगा। मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ, वाव मूवमेंट होगा। और दुबई जैसी पिच के अंदर आप शायद एक स्पिनर यूज़ करते हैं, लेकिन शारजा के अंदर मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत कमाल करेंगे। भारत आप आते हैं शाहीन अफरीदी के ऊपर। 118 का स्ट्राइक रेट है बिंग अ बैटर, क्योंकि शाहीन अफरीदी अपने आप को भी ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं। 12 की इनकी एवरेज है, और अगर बिंग अ बॉलर बात करें तो 12 की एवरेज है, 16 का स्ट्राइक रेट है, 7.8 की इकॉनमी है। हमारे इस पूरी बॉलिंग लाइनअप के अंदर सिर्फ एक सुफियान मुकीम है और एक सलमान मिर्ज़ा है, जिनकी इकॉनमी 5 के ऊपर है। बाकी हमारे जितने भी बॉलर्स हैं ना, इन सब की इकॉनमियाँ 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 के ऊपर गई हुई हैं। मेरे ख्याल से ये इट्स जस्ट अ क्वेश्चनेबल। ये हमारे प्लेयर से सवाल ज़रूर होना चाहिए, मायने क्या कर रही हो। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ। अगर बैटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से सैम अयूब, फ़खर जमान, हसन नवाज़, मोहम्मद हारिस, और यानी कि ये एक चंद बैटर हैं कि जिनके स्ट्राइक रेट जो हैं वो कदरे बेहतर हैं एज अ T20 रिक्वायरमेंट। अगर मैं इस टीम का कंपैरिजन करूं इंडियन टीम के साथ, तो मेरे ख्याल से सवाए हसन नवाज़ के और मोहम्मद हारिस के कोई भी मीट नहीं करता। बैटिंग के अंदर कोई भी मीट नहीं करता। बहरहाल पाकिस्तान इंडिया इट्स प्रेशर गेम, जो प्रेशर को हैंडल करता है वो जीत सकता है। बहरहाल अब आते हैं उन प्लेयर्स के ऊपर जो स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए थे, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वन एंड ओनली बाबर आजम। 39 की एवरेज है इनकी, 129 का स्ट्राइक रेट है। मोहम्मद रिजवान 47 की एवरेज है, 125 का स्ट्राइक रेट है। अब आते हैं नसीम शाह। अच्छा, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, तीनों एक ऐसे की प्लेयर्स हैं कि जिसके ऊपर मैं देख रहा था कि बहुत से लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि भाई ये स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है, पर्ची स्क्वाड है, ये है वो है। तो इसके ऊपर तो बात आगे चलकर करेंगे। लेकिन नसीम शाह की एवरेज बताऊं 34 की एवरेज है, 25 का स्ट्राइक रेट है, 8 की इकॉनमी है। बिंगा बॉलर बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं अहमद दानियाल। इनकी भी बड़ी धूम थी कि इनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। इनकी 13 की एवरेज है, 14 का स्ट्राइक रेट है, 5.5 की इकॉनमी इट्स वेरी गुड। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ पर इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हों, फिर वहाँ पर अहमद दानियाल को एकदम चांस देना, मेरे ख्याल से शायद सिलेक्शन कमेटी ने सोचा होगा कि इनको आगे देखेंगे। अभी इनको क्योंकि इतना ज़्यादा ट्राई आउट भी नहीं किया, तो लिहाजा इतने बड़े इवेंट के अंदर इनको उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं उस्मान तारिक। अच्छा, उस्मान तारिक के ऊपर मैं देख रहा था बहुत से लोग इनकी बात कर रहे थे कि इनको स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए, रीडेबल नहीं है। तो मैंने थोड़े से इनके स्टैट निकाले हैं। 20 की एवरेज है, 18 का स्ट्राइक रेट है, 6.7 की इनकी इकॉनमी है। आप इनको यूज़ कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से इनका थोड़ा सा एक्शन का इस तरह का है कि ये ना हो कि पता चले कि ये इनके ऊपर इनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और वैसे भी पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए हमेशा इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती रहती हैं। ख़ास तौर पर जैसे हफीज़ का इशू हुआ, सईद अजमल का हुआ, तो उस्मान तारिक का भी कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब आते हैं अब्बास अफरीदी के ऊपर। बहुत से लोग पहले अब्बास अफरीदी का भी कह रहे थे कि ये भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन नहीं हुए। अब्बास अफरीदी 15 की एवरेज है, 10 का स्ट्राइक रेट है, 10 की यानी कि इनका जो है 15 की एवरेज है, 10 का स्ट्राइक रेट है, 8.4 की इकॉनमी। अगर एज अ बैटर बात करूं तो इनका स्ट्राइक रेट 113 का है, 12 की एवरेज है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है एशिया कप के लिए। अगर आप मेरे से जेन्युइनली पूछें तो यंगस्टर्स को मौका दिया गया है, ऑलराउंडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया गया है। स्क्वाड अगर हम बात करें दुनिया के साथ, इंडिया के साथ अगर हम बात करें
तो मेरे ख्याल से स्क्वाड उतना बैलेंस नहीं है जितना टीम इंडिया, क्योंकि हमारे पास मैच विनर्स नहीं है। अगर हम मैच विनर्स की बात करें तो शाहीन अफरीदी हैं, हमारे पास मोहम्मद नवाज़ हैं अकॉर्डिंग टू बाबर आजम, उसके अलावा फ़खर जमान है, साम अयूब हैं, हसन नवाज़ हैं, साहिबजादा फरहान है, हारिस रऊफ़ है। इसके वसीम जूनियर को मैं मैच विनिंग अभी तक कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक इन्होंने कि कोई यानी कि हमें एज अ बॉलर को बड़ा इवेंट नहीं जितवाया। तो हमारे पास मैच विनर्स की कमी है। इंडिया के पास मैच विनर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि जोश और जज्बा हमारे इन प्लेयर्स के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा। सेम वही स्टोरी है जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर थी कि यंगस्टर्स को लेकर जा रहे हो, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो फिर यंगस्टर्स ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दिखाई है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाबर और रिजवान इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और मेरे ख्याल से फैंस को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही, फैंस बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन इसके पीछे बाबर और रिजवान की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी है, जिसके ऊपर माइक हसन ने बात की है, जिसके ऊपर आकिब जावेद साहब ने बात की है। बहुत से लोग आकिब जावेद साहब को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि आकिब जावेद की वजह से बाबर और रिजवान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, स्टैट्स झूठ नहीं बोलते, स्टैट्स झूठ नहीं बोलते। जो स्टैट्स बता रहे हैं, जो चीज़ें बता रही हैं, आज का डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, और जब स्टैट्स ये चीज़ें बता रहे हों तो फिर मेरे ख्याल से आंखों देखा जहर तो ना आप पियेंगे, ना मैं पीऊँगा, ना कोई और पिएगा। तो उनसे भी लाजमी बात है, उनके ऊपर भी आता है। और दूसरी बात यह कि पिछले 2-3 साल से हम इस तरह यानी कि प्लेयर्स को बीच में डालते नहीं हैं, और मेरे ख्याल से उसका फिर रिज़ल्ट ये निकला कि हम ग्रुप स्टेज लेवल से जो है बाहर हुए हैं। हाँ, स्क्वाड के बाद अगर हमारी वही परफॉर्मेंसेस रहती हैं, फिर मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी से भी जवाब बनता है, माइक हसन से भी जवाब बनता है, और सबसे अहम चीज़ इन यंगस्टर्स से भी जवाब बनता है, क्योंकि फिर ये यंगस्टर्स ये ना कहें कि हमें मौका नहीं मिला। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।